हाय एवरीवन, दिस इज़ अक्षय ठाकुर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक है और उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन, आइडियोलॉजिकल बेसिस एंड फीचर्स। इस टॉपिक को हम बड़ी ही सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको आपके लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा। मतलब बड़ी आसान तरीके से हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आपको एक चीज़ करनी है कि आपको पूरे लेक्चर को देखना है, क्योंकि मेरे लेक्चर्स जो हैं वो शॉर्ट 10 मिनट का या 15 मिनट का नहीं होता है, बल्कि मैं डिटेल तरीके से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं और एग्जाम में आप चीज़ों को अपने से लिख पाएँ और ताकि पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो ये जो टॉपिक है जिसके अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, आइडियोलॉजिकल बेसिस डिस्कस करेंगे और फीचर्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपके पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस जो है सेकंड सेमेस्टर, उसका सबसे टफ टॉपिक है। इसके अंदर जो सबसे टफ पार्ट है वो है एवोल्यूशन का, क्योंकि एवोल्यूशन के अंदर कई सारे आपको एक्ट्स दिए गए हैं, तो ये आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगेगा। लेकिन इसको मैं आसान करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको आसान करूंगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप पेशेंस बना के रखेंगे, एक नोटबुक अपने हाथ में लेंगे, एक पेन अपने हाथ में लेंगे और आराम से किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएंगे और आराम से इस लेक्चर को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एवोल्यूशन, आइडियोलॉजिकल बेसिस और फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको तो आप जानते ही होंगे, भारत का संविधान। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया जाता है और 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया जाता है। सिंपल कहने का मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसके कुछ आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश के अंदर लागू हो गया। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था और जब इसको बनाया गया था उस वक्त इसके अंदर एक प्रियम्बल था। आप देखते होंगे प्रियम्बल, आपने देखा होगा, जिसके अंदर लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशली सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैं आपको दिखाऊंगा आगे प्रियम्बल। तो इसके अंदर एक प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल जो है ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हो तो पहला पेज जो है वो प्रियम्बल होता है। बेसिकली प्रियम्बल जो है आपके पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी होती है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। तो उसके अंदर एक प्रियम्बल आता है, 8 स्केड्यूल्स आते थे, 395 आर्टिकल्स आते थे, 395 आर्टिकल्स आते थे और 22 पार्ट्स आते थे। तो ओरिजिनली मतलब जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और जब हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे संविधान के अंदर एक प्रियम्बल था, 8 स्केड्यूल थे, 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे। अब स्केड्यूल्स क्या होते हैं? तो स्केड्यूल्स जो है ना वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लेक्चर यहां पे लिख दिया है, इस लेक्चर के अंदर जो इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है, मान लो ये इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है, लेकिन मान लो कि मैं लेक्चर के अंदर जो लिखा गया है इससे भी कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको एक्स्ट्रा क्या बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक बताया, राइट? ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो स्केड्यूल्स के अंदर लिखी होती है। समझ आ गई बात? आर्टिकल्स क्या होते हैं और पार्ट्स क्या होते हैं? तो ये जो 395 आर्टिकल्स है ना, इनको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको आप किस तरीके से समझिए? आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है इसके 4 यूनिट्स हैं, है ना? यूनिट 1, यूनिट 2, 3 और 4, राइट? 4 यूनिट्स हैं। इसी तरीके से आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब यूनिट्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग चैप्टर्स हैं। अब आपको यूनिट 1 के अंदर जो है वो 1.1 पढ़ाया जाएगा, 1.2 पढ़ाया जाएगा, 1.3 पढ़ाया जाएगा, 1.4 पढ़ाया जाएगा, है ना, एक चैप्टर के अंदर। इसी तरीके से एक चैप्टर के अंदर कुछ आर्टिकल्स होंगे, मान लो 1 से लेके 12 तक, 12 से लेके 35 तक, 35 से लेके 51 तक,
मतलब इस तरीके से आर्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डाले हुए हैं, पार्ट्स के अंदर डाले हुए हैं। तो आपको समझ आ गया पार्ट्स क्या होते हैं। मतलब इन 395 आर्टिकल्स को जो है अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डाला गया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का ये चैप्टर है ना। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, यहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है। तो सिंपली आपको ये समझना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रियम्बल था, 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट्स थे। लेकिन अभी के टाइम अगर एट प्रेजेंट की मैं बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रियम्बल है, 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं, 12 के आसपास शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किया गया, कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए, कुछ काटे गए, कुछ शेड्यूल्स जोड़े गए, कुछ पार्ट्स जोड़े गए। इसलिए अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है एक प्रियम्बल है, 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दे ही दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इवोल्यूशन क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूं पहले, या आइडियोलॉजिकल बेसिस क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूं पहले। तो एवोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम फीचर्स को डिस्कस कर लेंगे पहले तो फिर हम इवोल्यूशन को थोड़ा सा आसानी से समझ पाएंगे, राइट। तो पहले मैं आपको फीचर्स बताऊंगा, फिर मैं आपको आइडियोलॉजिकल बेसिस बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इवोल्यूशन बताऊंगा ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाएं। बस इतना सा पर्पस है, इसलिए मैं पहले फीचर्स को डिस्कस कर रहा हूं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करता हूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, मतलब कैसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा संविधान, इतना लंबा संविधान किसी भी दूसरे देश का नहीं है। पूरी दुनिया में हमारा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इतनी सी किताब है, बल्कि बुक है, जिसके अंदर अभी एक प्रियम्बल, 450 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स आते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया का लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर 8 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स आते थे जब बनाया गया था। और अभी कितने आते हैं मैंने आपको बताया, अभी 450 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स और एक प्रियम्बल। उसके बाद मोस्ट एक्सपेंसिव, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे महंगा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सपेंसिव है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 64 लाख रुपया लगा, 64 लाख रुपीस का खर्च हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और ये कब की मैं बात कर रहा हूं, आज से मैं 100-150 साल पहले की बात कर रहा हूं, 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, मतलब 80-90 साल पहले की बात कर रहा हूं, 1947 की बात कर रहा हूं, 1949 8 उस टाइम की बात कर रहा हूं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। और उस वक्त इसके लिए 64 लाख रुपीस लगे थे। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो महंगा है, एक्सपेंसिव है। उसके बाद रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड और फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है? रिजिड का मतलब होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है, और फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आसानी से बदला जा सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से को आसानी से बदला जा सकता है, मगर कुछ हिस्से को आसानी से बदला नहीं जा सकता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जिनको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, अमेंड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स और प्रोविजंस को आसानी से अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। मतलब कि उसको बदलना टफ भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और उसको बदलना आसान भी है। कुछ हिस्से को बदलना आसान है, कुछ हिस्से को बदलना मुश्किल है। वहीं अगर मैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, वो बड़ा रिजिड है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। अगर मैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो उसको बदलना आसान है, वो फ्लेक्सिबल है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड है दोनों का, ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविजन दिया हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? वोट करने का अधिकार। सिंपल देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ये जो 3 वर्ड्स हैं इनको मैं ब्रेक करके आपको बताता हूं। फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट करना, वोट करना, ठीक है। एडल्ट का मतलब होता है जो भी इंसान जवान है, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग, मोर देन 18, जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो अडल्ट हैं।
जो भी लोग अडल्ट हैं, और यूनिवर्सल होता है हर कोई, हर कोई मतलब एवरीवन, एवरीवन। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह है कि फ्रेंचाइज है सभी लोगों के पास जो 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल की उम्र से ऊपर है, मतलब हर किसी के पास वोट करने का अधिकार है जो भी अडल्ट है, जो भी 18 साल से ऊपर है। पहले हमारे पास वही लोग वोट कर सकते थे जो 21 साल से ऊपर हैं, लेकिन फिर एक अमेंडमेंट लाई गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यह कहा गया कि अब 18 साल की उम्र से ऊपर कोई भी नागरिक जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो वोट कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता उसका मजहब क्या है, जाति क्या है, कलर क्या है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, पतला है, मोटा है, ब्राह्मण है, दलित है, हिंदू है, मुसलमान है, हर कोई वोट कर सकता है। लेकिन जब संविधान नहीं बना हुआ था, जब अंग्रेज रूल करा करते थे, तो तब थोड़े से लोग ही वोट कर सकते थे, पढ़े लिखे वोट्स या फिर पढ़े लिखे लोग ही वोट कर सकते थे, या फिर अमीर लोग ही वोट कर सकते थे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविजन लाया गया, मतलब हमारे पास राइट टू वोट है, हर कोई वोट कर सकता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंदर राइट टू वोट दिया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है। उसके बाद इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन किया गया है कि इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट होगी। सेक्युलर स्टेट होने का मतलब क्या होता है? सेक्युलर स्टेट होने का मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान का कोई धर्म नहीं है, हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं है, बल्कि हमारी सरकार हर धर्म को एक नजर से देखेगी, इक्वली रिस्पेक्ट करेगी हर एक रिलीजन को। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं होगा, सरकार का कोई रिलीजन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू रिलीजन को ज्यादा फेवर किया जाएगा, मुस्लिम्स को फेवर नहीं किया जाएगा, या मुस्लिम्स को ज्यादा फेवर किया जाएगा, हिंदूज को फेवर नहीं किया जाएगा, बल्कि सारे रिलीजन्स को एक ही नजर से देखा जाएगा, इक्वल रिस्पेक्ट होगी, सभी के लिए बराबर इज्जत होगी। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वहां पे इस्लाम जो है, मुस्लिम जो रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन जो है वो उनका जो है वो स्टेट का रिलीजन है, ऑफिशियल रिलीजन है, और उसको उस रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और बाकी रिलीजन के लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। तो यहाँ पे हर एक रिलीजन के लोगों को एक नज़र से देखा जाएगा, बराबरी से हर एक रिलीजन के लोगों को ट्रीट किया जाएगा सरकार के द्वारा, और हर एक रिलीजन सरकार की नज़र में बराबर है। इसीलिए यहाँ पे हमारे देश में सेक्युलर स्टेट का प्रोविजन है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म दिया हुआ है कि ऑल रिलीजन्स शैल बी ट्रीटेड इक्वली बाय स्टेट, जहां पे हम सर्व धर्म समभाव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सर्व धर्म समभाव, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। उसके बाद इसके अंदर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो नेक्स्ट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका में कौन सी है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हिंदुस्तान के अंदर अडॉप्ट किया गया, चाहे आप सेंटर के लेवल पे देख लो, चाहे आप स्टेट के लेवल्स पे देख लो। मतलब स्टेट लेवल्स पे जो स्टेट की सरकार होती है, जो राज्यों की सरकार होती है, वहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और सेंटर के लेवल पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। उसके बाद इसके अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो लोग हैं उनको अलग अलग फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया। अलग अलग राइट्स हमें दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर दिए गए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं कि कुछ ड्यूटीज जो है वो हमारे देश के लोगों को परफॉर्म करनी है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब भारत का संविधान पूरे देश के ऊपर लागू होता है, भारत का एक ही संविधान है। अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में स्टेट का अलग संविधान होता है, मतलब जो स्टेट्स होती हैं उनका अलग संविधान होता है, एक पूरे के पूरे अमेरिका का अलग संविधान है। तो वहां पे जो है वो बाई कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर डबल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक ही संविधान है पूरे देश का, और वो सभी के ऊपर लागू है। पहले जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, लेकिन वो एक एक्सेप्शन थी 2019 में, जब जम्मू कश्मीर में 370 हट गया तो जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान अपना हुआ करता था वो भी खत्म हो गया। अब भारत के अंदर एक ही संविधान है जो पूरे के पूरे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, स्टेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नेक्स्ट फीचर क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का है। हमारे देश के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है
जुडिशरी के अंदर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट्स आते हैं अलग अलग स्टेट के लेवल्स पे, और लोकल लेवल्स पे कुछ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हो गए। तो हमारे पास एक हायरार्किकल फॉर्म में जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यह हुआ कि हमारी जो जुडिशरी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, सरकार के दबाव में काम नहीं करते हैं, किसी का फेवर नहीं करते हैं, बल्कि इम्पार्शली न्यूट्रल तरीके से काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए वो जो है वो सरकार के प्रेशर में आके काम करेंगे, या कोई इन्फ्लुएंस करेगा उनको, या कोई करप्शन कर देगा वहाँ पे, या कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो किसी को फेवर किया जाएगा क्योंकि वो अमीर है और दूसरे को फेवर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो गरीब है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि इंडिपेंडेंट तरीके से जुडिशरी काम करती है, इम्पार्शियल तरीके से जुडिशरी काम करती है। उसके बाद इसके अंदर आता है इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 352, 356 और 360। तीन तरह की इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आती है, नेशनल इमरजेंसी। 356 के अंदर जो है वो स्टेट इमरजेंसी आती है, स्टेट इमरजेंसी। और 360 के अंदर जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी जानते हो ना क्या होता है? इमरजेंसी होता है आपातकाल। तो अगर हमारे देश के ऊपर कोई वॉर हो जाती है, या हमारे देश के अंदर कोई आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, तो उस वक्त हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है। जैसे कि 1975 से लेकर 77 के बीच में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो हमारे देश में तीन तरह की इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब स्टेट इमरजेंसी तब लगती है जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करती है, वहां पे इमरजेंसी लग जाती है और सारा कंट्रोल स्टेट का जो है वो सेंटर के पास आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। नेशनल इमरजेंसी के अंदर पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है, आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो है अगर आपका जो है वो इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन हो जाए, या फिर आपका देश जो है वो डूब जाए, कर्ज में डूब जाए, तो उस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, लोगों की सैलरीज वगैरह काट ली जाती हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। अब हिंदुस्तान के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का भी प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, क्योंकि हमारे यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, राइट। तो हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम जिसको हम कहते हैं 3 टियर सिस्टम। 3 टियर सिस्टम के अंदर क्या होता है? सबसे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आती हैं लोकल गवर्नमेंट्स जिसके अंदर पंचायत आती हैं या फिर म्युनिसिपैलिटीज आती हैं। तो हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का भी प्रोविजन दिया गया है। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, ये अलग अलग फीचर्स हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन 18 डेज का वक्त लगा था। 3 साल के आसपास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे, और इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हुआ। ये अलग अलग फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, जिनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या है, मतलब किन आइडियाज के ऊपर बेस्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस विचारधारा के ऊपर बेस्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन वैल्यूज की बात होती है, वो सब आइडियोलॉजिकल बेसिस के अंदर आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आइडियोलॉजिकल बेसिस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब प्रियम्बल हमें पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियोलॉजिकल बेसिस बताता है। प्रियम्बल एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब प्रियम्बल एक तरीके का प्रीफेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रियम्बल एक तरीके का इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रियम्बल एक तरीके की समरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रियम्बल एक तरीके का निचोड़ और सार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। प्रियम्बल हमें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ दे देता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको नहीं भी पता है, प्रियम्बल पढ़ लोगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली है क्या। तो ये एक तरीके की क्या है, रिवीजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसलिए एक मशहूर वकील हुए, उनका नाम था नानी पालकीवाला। इन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल इज
आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ें अगर आपको याद रहती हैं तो ठीक है कि नानी पालकी वाला ने क्या कहा था, आर्टिकल्स अगर आपको याद रहते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा। अगर आप इन चीज़ों को कोड करते हो एग्जाम के अंदर तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी याद रह रहा है तो इतना माइंड के ऊपर वो जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझिए कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी समरी हमें बताता है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, निचोड़ बताता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन का। अब प्रियम्बल के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियोलॉजिकल बेसिस रिफ्लेक्ट होता है। यहां पे मैंने पूरे के पूरे प्रियम्बल को लिखा हुआ है। अब मैं आपको प्रियम्बल को समझाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियोलॉजिकल बेसिस पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये मैंने एक बार पढ़ लिया। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो बेसिकली सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग ये अफर्म करते हैं कि भारत जो है वो एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। तो बेसिकली सबसे पहले यहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा गया है कि हम भारत के लोग। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ लोगों ने बनाया था, कुछ जो है वो 200-300 लोग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हम भारत के लोग? तो बेसिकली उन लोगों ने, वो जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे, वो भारत के लोगों के बिहाफ के ऊपर, पीपल ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, क्योंकि भारत के लोगों ने उनको चुन के भेजा था। तो यहां पे बी द पीपल ऑफ इंडिया इस चीज की बात करता है कि भारत के लोग ही सुप्रीम हैं, भारत के लोगों के पास ही रियल अथॉरिटी है और भारत के लोगों ने ही संविधान बनाया है और भारत के लोगों ने यह संविधान अपने आप को दिया है बना के। ये भारत के लोगों का संविधान है, लोग ही सबसे ऊपर हैं, लोग अल्टीमेट अथॉरिटी या पावर हैं, लोग जो हैं वो सुप्रीम हैं। ये आपको समझना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि हम भारत के लोग ही सुप्रीम हैं, हम भारत के लोग ही अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, हम भारत के लोग ही इस देश को चलाते हैं, हम भारत के लोगों ने ही ये संविधान बनाया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या रिफ्लेक्ट करता है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, पीपल जो हैं वो सुप्रीम है। मतलब अल्टीमेटली रूल ऑफ पीपल, लोगों का राज है, रूल ऑफ पीपल, ये लोगों का राज है, लोग सबसे ऊपर हैं, लोगों का राज है, लोगों ने संविधान बनाया है, लोग ही सर्वोप्रिय हैं। और यहां पे पॉपुलर सोवरेनिटी का भी कंसेप्ट आता है कि सोवरेनिटी जो है लोगों के पास है, मतलब लोग जो है सुप्रीम है, लोग ही जो है वो रूल करते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी ये कौन से कंसेप्ट्स हैं, इसके अंदर आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली आपको ये बताना चाहता हूं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया यहां पे ये हमें बताता है, हम ये यहां से समझ सकते हैं कि जो भारत के लोग हैं वो सुप्रीम हैं, वो अल्टीमेट अथॉरिटी हैं। भारत लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, भारत का संविधान भारत के लोगों का संविधान है। और भारत के लोग ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। अब समझते हैं कि सोवरेन होगा मतलब क्या। इंडिया सोवरेन होगा मतलब ये, इंडिया सोवरेन होगा मतलब ये कि इंडिया जो है आजाद है, इंडिया जो है वो आजाद है। एक तो मुझे हिंदी नहीं आती है, मैंने उर्दू पढ़ी हुई है। इंडिया जो है आजाद है और इंडिया जो है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर रखता है। हमारे पास सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है। हम अपने इंटरनल डिसीजंस और एक्सटर्नल डिसीजंस जो हैं वो खुद ले सकते हैं। ठीक है,
तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, भारत अब आजाद है, भारत अपने फैसले खुद लेगा। भारत को अंदर से कैसे चलाना है ये भारत खुद डिसाइड करेगा, भारत की सरकार डिसाइड करेगी। बाहर के देशों के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, कैसे कानून बनाने हैं, कैसी पॉलिसीज बनानी है, फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, ये भी भारत और भारत की सरकार डिसाइड करेगी। सो इंडिया इज सोवरेन नाउ। पहले क्या होता था, पहले बाहर अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में रूल करते थे, अंग्रेज यहां पे भारत को चलाते थे, अंग्रेज यहां पे इंटरफेरेंस करते थे। तो ये कहा गया कि इंडिया अब सोवरेन होगा, मतलब हिंदुस्तान जो है आजाद है, हिंदुस्तान के पास सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है, मतलब हिंदुस्तान अपने डिसीजन अब खुद लेगा, अब अंग्रेज नहीं लेंगे। अब हिंदुस्तान अपने अंदर के डिसीजंस भी खुद लेगा, बाहर के डिसीजंस भी खुद लेगा। भारत को कैसे चलाना है, क्या होगा भारत के अंदर, ये भारत खुद डिसाइड करेगा। समझ आ गई बात। हम सोवरेन हैं, मतलब हम आजाद हैं, हमारे पास सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है, इंटरनल डिसीजंस और एक्सटर्नल डिसीजंस हम खुद लेंगे बिना किसी के प्रेशर के। उसके बाद इसके अंदर आता है सोशलिस्ट। भारत जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री के होने का मतलब क्या है कि यहां पे लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, ठीक है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। सरकार जो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा, गवर्नमेंट जो है जो वेलफेयर पॉलिसीज बनाएगी, गवर्नमेंट जो है इक्वालिटी लाएगी समाज के अंदर, गवर्नमेंट जो है वो जस्टिस देगी लोगों को। तो भारत एक सोशलिस्ट देश है। सोशलिस्ट देश होने का मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर सरकार लोगों के भले के लिए कई सारी वेलफेयर पॉलिसी स्कीम्स चलाएगी। भारत के अंदर सरकार जो है लोगों के बीच अमीरी गरीबी को खत्म करेगी। भारत के अंदर जो है सरकार जो है लोगों के अंदर इक्वालिटी क्रिएट करेगी, बराबर करेगी, उनको न्याय देगी। भारत जो है वो इस देश के अंदर गुर्बत गरीबी को खत्म करेगी, इनजस्टिस को खत्म करेगी, डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव होता है, वो खत्म किया जाएगा और भारत के अंदर इक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसलिए भारत सोशलिस्ट है। उसके बाद भारत सेक्युलर है। सेक्युलर होने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया सेक्युलर क्या होता है। भारत के अंदर सभी धर्मों की इज्जत की जाएगी, इक्वल रिस्पेक्ट की जाएगी, किसी भी धर्म को ऊपर या नीचे नहीं रखा जाएगा, सभी धर्म बराबर हैं, किसी भी धर्म का फेवर नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को बराबर की नजर से देखा जाएगा, इक्वालिटी की नजर से देखा जाएगा और धर्म के आधार पर किसी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि हम जो है वो डेमोक्रेसी है, मतलब भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पे प्रॉपर इलेक्शंस होंगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और लोगों का राज होगा। डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी मतलब होता है डेमोस मतलब पीपल और क्रेसी मीन्स रूल, मतलब लोगों का राज। तो बेसिकली लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजेंगे। डेमोक्रेसी यहां पे होगी, मतलब लोकतंत्र यहां पे होगा, लोगों का राज होगा। रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक होने का मतलब क्या है, रिपब्लिक होने का मतलब यह है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा, रिपब्लिक होने का मतलब यह है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड होगा, उसको चुना जाएगा। तो रिपब्लिक होने का मतलब यह है जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो चुना गया है, वो किसी राजा के परिवार से नहीं आता है, वो किसी ने उसको नॉमिनेट नहीं किया है, वो कोई मोनार्कियल अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो चुना गया है, वो इलेक्टेड है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो इलेक्ट किया गया है, वो चुना गया है। वो किसी एक परिवार से नहीं आता है कि मेरा बेटा जो है वो, मैं पहले प्रेसिडेंट था, फिर मेरा बेटा जो है वो राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर हेड ऑफ स्टेट जो है वो मोनार्क होता है, वहां का राजा या रानी होती है, राइट। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होगा। इंडिया के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, इस बार कोई प्रेसिडेंट है, अगली बार कोई और बनेगा, तो यहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है। तो आपको समझ आ गया होगा कि भारत एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। उसके बाद प्रियम्बल के अंदर ये कहा गया है कि प्रियम्बल के अंदर जस्टिस लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, इंसाफ दिया जाएगा लोगों को, न्याय दिया जाएगा लोगों को, सोशल जस्टिस दिया जाएगा। सोशल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि सामाजिक न्याय लोगों को दिया जाएगा, मतलब लोगों के साथ कोई बेइंसाफ नहीं होगा, किसी मजहब के आधार पे, जाति के आधार पे, इनकम के आधार पे, काले और गोरे के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को इंसाफ, सभी के साथ न्याय, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इस चीज की बात की गई है।
इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है कि भाई आर्थिक लिहाज से लोगों को न्याय दिया जाएगा। आर्थिक लिहाज से मतलब किसी के साथ भी इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज है हमारे समाज के अंदर, जो अमीरी और गरीबी के बीच में असमानताएं हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उनके बीच में जो गैप्स हैं उनको खत्म किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस लाया जाएगा, मतलब गरीबी से आपको मुक्त किया जाएगा, मतलब समाज के अंदर बराबरी लाई जाएगी, गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर खत्म किया जाएगा और गरीबी और अमीरी के आधार पे भेदभाव भी खत्म किया जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय आपको मिलेगा। आपको राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा? आपके पास राइट टू वोट होगा, हर कोई वोट कर सकता है जो भी 18 साल से ऊपर है, हर कोई, डजंट मैटर व्हाट इज योर कास्ट, योर रिलीजन, योर आइडेंटिटी, योर रेस, फलां ढिमकाना, ये मैटर नहीं करता है, बल्कि हर किसी के पास वोट करने का अधिकार है। हर कोई इलेक्शन भी लड़ सकता है, हर कोई रूलर बन सकता है, तुम इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, तुम्हारे पास पॉलिटिकल जस्टिस है। उसके बाद इसके अंदर लिबर्टी की बात की गई। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी है तुम्हारे पास भाई, तुम्हारे पास सोचने की आजादी है, तुम्हारे पास एक्सप्रेस करने की आजादी है, तुम्हारे पास बिलीफ की आजादी है, फेथ की आजादी है और वर्शिप की आजादी है। लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब क्या? मैं कुछ भी सोच सकता हूं ना, मेरे पास सोचने की आजादी है, मैं कुछ भी सोच सकता हूं। लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं जो मैंने सोचा है। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि ये दुनिया जो है वो पागल है, इस दुनिया में पागल लोग रहते हैं, इस दुनिया के अंदर बेइंसाफ होता है, गरीब मारा जाता है, तो मैं सोच सकता हूं और मैं उसको एक्सप्रेस भी कर सकता हूं, बता सकता हूं कि मैं ये सोच रहा हूं भाई। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि भाई भगवान नहीं होता, ये फालतू का, ये मतलब फालतू का इन्होंने बनाया हुआ है, अगर मैं सोच रहा हूं, लिबर्टी ऑफ थॉट आ गई, मैं सोच सकता हूं। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, मैं बता भी सकता हूं कि गॉड नहीं होता है, मैं कह रहा हूं यहां पे कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, तुम एक्सप्रेस कर सकते हो जो तुम सोच रहे हो। उसके बाद लिबर्टी ऑफ बिलीफ, कोई भी विश्वास तुम अपने अंदर रख सकते हो भाई, कोई भी बिलीफ तुम अपने अंदर सेट कर सकते हो। बिलीफ मतलब किसी भी तरीके का विश्वास तुम रख सकते हो, तुम पीर बाबा को मानो, तुम चंडी माता को मानो, तुम भूत को मानो, तुम प्रेत को मानो, तुम अंधविश्वास को मानो, जो मर्जी करो तुम खुदा को मानो, अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, ब्रह्मा को मानो, जीसस को मानो, क्राइस्ट को मानो, जिसको मर्जी मानो तुम्हारे पास बिलीफ की आज़ादी है, तुम विश्वास बिलीफ अपने अंदर रख सकते हो। फेथ, तुम किसी भी चीज़ के ऊपर फेथ रख सकते हो, विश्वास रख सकते हो। तुम हिंदू धर्म को भी मान सकते हो, तुम इस्लाम को भी मान सकते हो, तुम क्रिश्चियनिटी को भी मान सकते हो, तुम जोरास्ट्रियनिज्म को भी मान सकते हो, तुम बुद्धिज्म को भी मान सकते हो, तुम जैनिज्म को भी मान सकते हो, किसी भी धर्म को तुम मान सकते हो, किसी भी धर्म के ऊपर फेथ रख सकते हो। और अगर तुम चाहो तो किसी धर्म को नहीं भी मान सकते हो, तुम एथीस्ट भी बन सकते हो। उसके बाद वर्शिप, तुम किसी भी चीज़ की पूजा कर सकते हो, तुम शिव जी की पूजा करो, ब्रह्मा की पूजा करो, तुम कृष्णा की पूजा करो, या तुम जो है वो चंडी माता की पूजा करो, तुम जो है वो अल्लाह को पूजो, तुम भगवान को पूजो, तुम बुद्धा को पूजो या जीसस क्राइस्ट को पूजो, तुम वर्शिप कर सकते हो, जिसकी जो मर्जी है तुम्हारे पास। उसके बाद इसके अंदर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समाज के अंदर इक्वालिटी हमें लानी है, बराबरी लानी है समाज के अंदर। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होनी चाहिए, मतलब आपका स्टेटस जो है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अमीर जो है उसको ज़्यादा फेवर किया जाता है, गरीब को फेवर नहीं किया जाता है। तुम अमीर हो, गरीब हो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, तुम बराबर हो, तुम्हारे साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। तुम्हारे स्टेटस के आधार पे तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। स्टेटस के आधार पे मतलब मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, इसलिए मेरे और तुम्हारे में फ़र्क है, हम बराबर नहीं हैं। और अगर आपके साथ भेदभाव होने लगे इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये टीचर है, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, इसके साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार किया जाएगा, तुम्हारे साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाएगा, तो स्टेटस के आधार पे किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, मतलब आपके गरीब होने, अमीर होने, मुस्लिम और हिंदू होने के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। अगर अमीर का बेटा आगे बढ़ सकता है, अमीर बन सकता है, तो गरीब का भी बन सकता है, तो गरीब के बेटे को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, दलित को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मतलब पूरा हक दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा कि वो आगे बढ़े, राइट। उसके बाद प्रमोट अमंग देम ऑल, और ये जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी है, ये सभी के अंदर प्रमोट करनी है, इक्वालिटी पूरे समाज के अंदर लानी है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा, ब्रदरहुड।
एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो हमें एक इंडिविजुअल को डिग्निटी को इंश्योर करना है, मतलब एक व्यक्ति की इज्जत का हमें ख्याल रखना है कि उसकी एक डिग्निटी है, उसकी इज्जत को हमें बचा के रखना है, और पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर भाईचारा बना के रखना है, पूरे देश को यूनाइट करके रखना है, एक यूनिटी बना के रखनी है, एक ब्रदरहुड बना के रखना है। उसके बाद इसके अंदर कहा जाता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सर्विस दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन हम देते हैं। हम भारत के लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कहता है कि भारत सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि जस्टिस सभी को मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी मिलेगी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की, इक्वालिटी होगी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी की, फ्रेटर्निटी होगी और डिग्निटी होगी इंडिविजुअल की, और यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट किया जाएगा। वो संविधान भारत के लोग अपने आप को ही देते हैं। भारत के लोग आज ये कहते हैं कि हमारा देश ऐसा होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। ये है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन आइडियाज के आधार पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आइडियाज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनके ऊपर एग्जिस्ट करता है, जिनके ऊपर खड़ा होता है। ये मूल वैल्यूज हैं, दीज आर बेसिक वैल्यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने इलेबोरेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको इतना याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, मतलब आप इतना याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, बट मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहता हूं, मैं चीजें आसान करना चाहता हूं, मैं आपको हर एक चीज को बेसिक से समझाना चाहता हूं, ताकि आप अगली बार पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग ना लगे, बल्कि आपको मजा आए पढ़ने में। कभी भी चीज़ों को रट्टा मत मारो, सिर्फ समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इन चीज़ों को अगर आप इन चीज़ों को समझ पाओगे तो मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि आने वाले 1 साल में, आने वाले 6 महीने में तुम पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर इस लेक्चर का PDF चाहिए तो इस चैनल की टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो इस तरीके से हम इसका आइडियोलॉजिकल बेसिस भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका एवोल्यूशन। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इवॉल्व होके आया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हवा में नहीं बनाया गया है, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतिहास से इवॉल्व होके आया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्री इंडिपेंडेंस फेज से इवॉल्व होके आया है। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले जो हमारे देश के अंदर अलग अलग एक्ट्स होते थे, वहाँ से कई सारे प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए हैं। भारत को अंग्रेज कैसे चलाया करते थे, अंग्रेजों ने कौन कौन से एक्ट लाए थे, वहाँ से भी इन्फेरेंस निकाल के, वहाँ से भी कई सारे प्रोविजंस निकाल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हवा में बन गया है, तो ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपना ओरिजिन जो है ना वो बड़ा पीछे ट्रेस करता है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन हम जो है वो 100 साल पहले, 200 साल पहले ट्रेस करते हैं। मतलब जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कानून लाए, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाई इस देश की, उसी हिसाब से तो अब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ब्रिटिशर्स भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाते थे, आज भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी एक सुप्रीम कोर्ट की तरह फेडरल कोर्ट होता था, आज भी एक सुप्रीम कोर्ट है। ब्रिटिशर्स की तरह जो है 3 लिस्टें हुआ करती थी, जैसे आज यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी 3 लिस्टें हुआ करती थी। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलता था ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जैसे कानून थे, भारत के संविधान के अंदर वैसे ही कानून है, वैसा ही है भारत का संविधान। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भारत का संविधान हवा में बन गया है और बहुत अलग संविधान है, तो ऐसा नहीं है। भारत का संविधान इवॉल्व होकर आया है। इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या ये लेक्चर आप हवा में देख रहे हैं? मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं और आपको समझ आ रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता है ना पहले से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपने पहले से जिंदगी में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कहीं पे सुना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तभी तो आप समझ पा रहे हो। उसी तरीके से भारत का जब संविधान बनाया गया तो क्या हवा में बन गया? नहीं, बल्कि भारत के संविधान को बनाते वक्त
हम पहले से कई सारी चीज़ें जो हैं वो इस देश में जानते थे, इस देश में कई सारे कानून ब्रिटिशर्स ने लाए थे, वहाँ से कॉपी किया गया, वहाँ से कई सारे प्रोविजंस उठाए गए। इसलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज में, मतलब आज़ादी से पहले। तो शुरुआत करता हूँ मैं ब्रिटिशर्स ने जो अलग अलग एक्ट लाए हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को चलाने के लिए। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858, ये ब्रिटिशर्स ने लाया था कि इंडिया को किस तरीके से चलाना है। इस एक्ट के अंदर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। पहले भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को चलाया करती थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और जो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटेन की रानी थी, उसने कहा कि अब भारत को हम खुद चलाएंगे, मतलब मैं इंग्लैंड की रानी अब भारत को खुद चलाऊंगी। उसने भारत को चलाने के लिए एक एक्ट लाया। उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 में ये लाया गया था। इसमें कहा गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल नहीं है अब भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल अब खत्म हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अब सुपड़ा साफ हो जाता है और तुम अब अपने बोरी बिस्तर बांध लो, अब हम भारत को चलाएंगे, अब बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। उसके बाद हिंदुस्तान में एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन हुआ करती थी। पहले हिंदुस्तान को गवर्नर जनरल चलाया करता था, मतलब ब्रिटिशर्स वहां से गवर्नर जनरल अपॉइंट करते थे इंडिया में और फिर वो इंडिया को देखने का काम करता था। लेकिन इस गवर्नर जनरल को जो है वो इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया और इसको वाइसराय ऑफ इंडिया में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट नहीं होगी, अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट होगी, जो कि डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका, ब्रिटिश क्वीन का। मतलब जो इंग्लैंड की रानी है वो उसका एजेंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा और उस रानी के बिहाफ के ऊपर वो भारत को चलाने का काम करेगा, भारत को रूल करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई एक लंदन में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होगा, मतलब ब्रिटिश सरकार का एक मेंबर होगा और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा और वो वाइसराय के काम को देखने का काम करेगा, मतलब वाइसराय किस तरीके से काम कर रहा है इसके ऊपर नजर रखी जाएगी। तो ये यहां पे डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब हुआ करती थी ना, तो यहां पे डुअल गवर्नमेंट होती थी। यहां पे एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, डायरेक्टर्स हुआ करते थे और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अलग अलग काम था, ये कमर्शियल चीज़ें देखते थे, कमर्शियल जो काम है वो देखते थे कि किस तरीके से पैसा वगैरह बनाना है, बिजनेस करना है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है वो पॉलिटिकल फंक्शंस थे कि भारत को किस तरीके से चलाना है वो देखा जाता था। मतलब बिजनेस का पैसे पूसे का काम, कमर्शियल ये जो है कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो भारत को पॉलिटिकली किस तरीके से रूल करना है, इधर कानून कैसे बनाने हैं, किस तरीके से भारत को चलाना है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। लेकिन ये जो डायरकी का सिस्टम था, ये जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, इसको खत्म कर दिया गया और अब वाइसरॉय ही सब कुछ देखेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर बताया गया। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है। इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या होता है, इसमें जो है वो गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, इसमें हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दी गई लॉ मेकिंग प्रोसेस में। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो वाइसरॉय था उसने क्या किया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया अपनी काउंसिल के अंदर। क्योंकि वाइसरॉय कैसे काम करेगा, वाइसरॉय की एक काउंसिल हुआ करती थी। तो मान लो ये वाइसरॉय है, ये वाइसरॉय है, इसके आसपास कुछ मेंबर्स होंगे और ये जो है वो भारत को रूल करने का काम करते थे। जैसे आज हमारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हेड होता है, काउंसिल मिनिस्टर उसके मिनिस्टर्स होते हैं, वो भारत को चलाते हैं। वैसे ही वाइसरॉय जो होता था सेंटर में और उसके साथ कुछ मेंबर्स होते थे और वो भारत को चलाते थे, उसको काउंसिल कहा जाता था, वाइसरॉय की काउंसिल। उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था। लेकिन इस काउंसिल के अंदर पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स ही होते थे, मतलब वाइसरॉय तो ब्रिटिशर है ही, बाकी भी ब्रिटिशर्स हैं, तो मतलब अंग्रेज ही भारत को चला रहे थे पूरी तरीके से। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये कहा गया कि जो इंडियंस हैं उनको भी किसके अंदर ऐड किया जाएगा, वाइसरॉय की काउंसिल के अंदर ऐड किया जाएगा एज नॉन ऑफिशियल मेंबर की कैटेगरी में उनको ऐड किया जाएगा। और साथ ही साथ ये कहा गया कि भाई इंडियंस जो है ना थोड़े से ही ऐड किए जाएंगे, 3-4 लोग ऐड किए गए, बाकी जो मेजॉरिटी होगी वो ब्रिटिशर्स की ही होगी। तो बेसिकली इंडियंस भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, लॉ बनाने में। लेकिन इंडियंस की इधर सुनेगा कौन,
मतलब ये सिर्फ कहने की बात थी कि इंडियंस को भी हमने डाल दिया है काउंसिल के अंदर। भाई मेजॉरिटी तुम्हारी है, तुम्हारे हिसाब से ही डिसीजन लिए जाएंगे, 2-3 लोगों की बात कौन सुनेगा उधर। लेकिन हाँ, इंडियंस को जो है रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि कानून बनाने का काम जो है ये वॉइसरॉय की काउंसिल करती थी। तो वॉइसरॉय की काउंसिल में पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया जाने लगा, कुछ इंडियंस को ऐड किया जाने लगा। तो इस तरीके से इंडियंस को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद इसके अंदर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 का, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की वॉइसरॉय की काउंसिल के अंदर, उसको इंक्रीज कर दिया गया। तो पहले थोड़े से लोग ही थे वॉइसरॉय की काउंसिल के अंदर जो इंडियंस थे, जो नॉन ऑफिशियल थे, लेकिन स्ट्रेंथ जो थी, वो जो स्ट्रेंथ थी उन मेंबर्स की इंक्रीज कर दी गई। मतलब अब ज़्यादा इंडियंस को इसके अंदर अपॉइंट किया जाने लगा और ज़्यादा इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी जाने लगी लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो ब्रिटिशर्स ही होते थे, तो मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स की ही थी। इंडियंस को बढ़ाया गया इसके अंदर एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, लेकिन मेजॉरिटी उनकी ही थी। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसके अंदर मुस्लिम्स को जो है वो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। मतलब मुस्लिम्स को जो है वो कम्युनल अवार्ड्स दिए गए। मतलब जहां पे मुस्लिम इलेक्शन लड़ेगा वहां पे कोई हिंदू खड़ा नहीं हो सकता है। मतलब एक तरीके की रिजर्वेशन दे दी गई मुस्लिम्स को कि भाई जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व हुई है, वहां पे मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ सकता है, तो वहां पे ऑब्वियसली मुस्लिम ही जीतेगा फिर। तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देना स्टार्ट कर दिया। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर भी जो इंडियंस की स्ट्रेंथ थी वॉइसरॉय काउंसिल के अंदर, उसको इंक्रीज किया गया, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स की ही थी। उसके बाद इसके अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसके अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो फॉरवर्ड कर दी गई सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए। तो पहले सिर्फ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन अब वो सिख को भी दे दिया गया, क्रिश्चियंस को भी दे दिया गया और एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं लेकिन वो ब्रिटिश ओरिजिन के लोग हैं, तो इनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया गया। मतलब इनको भी रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दी गई कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी सिखों के लिए रिजर्व है तो वहां पे सिख ही खड़े हो सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर डायरकी इन प्रोविंसेस के अंदर डायरकी लाई गई। डायरकी मतलब प्रोविंसेस के अंदर जो मतलब अलग अलग जिले होते थे, प्रोविंसेस होते थे। जैसे आज स्टेट होती हैं, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हरियाणा स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, तो प्रोविंसेस के अंदर डायरकी का प्रोविजन लाया गया। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक होंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इसके ऊपर कानून बनाने का काम जो है वो गवर्नर करेगा, लेकिन गवर्नर किसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, कानून बनाएगा, किसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेगा। तो जो प्रोविंसेस के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, जो लेजिस्लेटिव उनकी काउंसिल होगी, उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली जो है वो गवर्नर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो कानून बनाएगा। एक होंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जिसके अंदर गवर्नर अपने हिसाब से कानून बनाएगा। तो सिंपली आप ये समझिए कि यहाँ पे एक तो गवर्नर की अपनी पावर्स हैं, वो किसी को नहीं पूछेगा, राइट। और एक आ गई कि गवर्नर जो है वो चुने हुए लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर होते हैं प्रोविंसेस के अंदर, उनको पूछेगा, उनके हिसाब से जो है वो काम करेगा। उसके बाद बाईकैमरलिज्म को एस्टैब्लिश कर दिया गया। मतलब अब दो हाउसेस होंगे। बाईकैमरलिज्म मतलब क्या? जैसे इंडियन पार्लियामेंट बाईकैमरल है, मतलब यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा है, अपर हाउस है, लोकसभा है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, तो मतलब बाईकैमरलिज्म है। इस तरीके से इंडिया में भी बाईकैमरलिज्म को एस्टैब्लिश किया गया, दो हाउसेस को एस्टैब्लिश किया गया। जो अपर हाउस था उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाने लगा और जो लोअर हाउस था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाने लगा। तो बाईकैमरलिज्म यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया गया। अब पता चल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हम पीछे ट्रेस करते हैं, पता चल रहा है कैसे पता चल रहा है। बाईकैमरलिज्म कहाँ पे था? गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 में। क्या आज बाईकैमरलिज्म है हिंदुस्तान में? बिल्कुल है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि किस तरीके से हम इवोल्यूशन ट्रेस करते हैं पीछे। उसके बाद इसके अंदर आता है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया 1926 में इस एक्ट के अंडर। मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगा वो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने का काम करेगा, जैसे आज यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो सेंट्रल सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, इसका काम क्या है? जैसे आज आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को यूपीएससी रिक्रूट करता है, उनको वो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाता है, इसी तरीके से सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सिविल सर्वेंट्स जो होंगे, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उनको जो है वो अपॉइंट करने का काम करेगा, उनको रिक्रूट करने का काम करेगा। इसको 1926 में इस्टेब्लिश किया गया। और आज यूपीएससी होता है, उस वक्त सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था। पता चल रहा है कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूपीएससी को यहाँ से उठाया गया है, यहाँ से बोरो किया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट 1935। भारत के संविधान के अंदर 60% प्रोविजंस यहां से लिए गए हैं। 60% प्रोविजंस जो हैं आज के इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहां से बोरो किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 60% प्रोविजंस जो हैं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने कितना कुछ बोरो किया है, कितना कुछ उठाया वहां से। तो इसके अंदर क्या होता है, इस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया फेडरेशन। इसके अंदर एक ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश किया गया कि भारत एक फेडरेशन है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, कुछ प्रोविंसेस होंगे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स होंगी। और इसके अंदर जो है वो 3 लिस्टें बनाई गई, 3 लिस्ट जो है इसके अंदर बनाई गई। एक होगी फेडरल लिस्ट, एक होगी प्रोविंशियल लिस्ट, एक होगी कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट जो के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट के ऊपर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कानून बनाएंगी, और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों कानून बनाएंगी। इसी तरीके से आज क्या होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम बनाती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स, और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों। उसके बाद डायरकी एंडेड, मतलब जो डायरकी हुआ करती थी उसको एंड कर दिया गया, जो कि मतलब प्रोविंसेस के लेवल पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे डायरकी होती थी। कहाँ बताया मैंने आपको, ये जो डायरकी होती थी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स, इसको खत्म कर दिया गया। बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस, अब स्टेट्स के अंदर भी बाइकैमरलिज्म लाया जाने लगा प्रोविंसेस के अंदर। मतलब स्टेट्स के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर, जिलों के जो अपने प्रोविंसेस हैं अलग अलग, वहाँ पे भी जो हाउस होगा वो बाइकैमरल होगा, वहाँ अपर हाउस और लोअर हाउस होगा। जैसे आज हिंदुस्तान के अंदर भी 6 स्टेट्स के अंदर जो है वो बाइकैमरलिज्म है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, और कौन सी है, एक और स्टेट है। तो यहाँ पे क्या है, बाइकैमरलिज्म है, मतलब वहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं स्टेट्स के अंदर। इसी तरीके से प्रोविंसेस के अंदर, कुछ प्रोविंसेस के अंदर बाइकैमरलिज्म को एस्टैब्लिश किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जो आज का आरबीआई है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत एस्टैब्लिश किया गया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया 1937 में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एस्टैब्लिश किया गया। जैसे आज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, मतलब स्टेट्स के लिए, जैसे केएस ऑफिसर अगर आपको बनना है तो आपको जेकेपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। जो जम्मू कश्मीर का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आपको डीएसपी बनना है। तो बेसिकली जो स्टेट के सिविल सर्विसेज के एग्जाम है ना, जिनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है आज के टाइम पे, तो उसी तरीके से प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जो कि स्टेट्स के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर जो है सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था हिंदुस्तान के अंदर, और ये इसलिए भेजा था फॉर सेटिंग अप अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड एक्सेप्टेड बाय मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। ये प्लान इसलिए भेजा गया था, इस प्लान के अंदर ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की ये बड़े लंबे अरसे से ये डिमांड थी कि हिंदुस्तान का अपना संविधान होना चाहिए। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमें यहाँ पे रूल कर रहे हैं, अपने एक्ट्स लाके जो रूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिलनी चाहिए और हिंदुस्तानियों का अपना संविधान होना चाहिए जो हिंदुस्तानियों के द्वारा खुद बनाया गया हो। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया 1946 का, इसके अंदर ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई कि भाई हिंदुस्तान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और इस प्लान को मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, जो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, जैसे कांग्रेस हो गई। आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड अंडर दिस प्लान, और जो आज का संविधान है वो इसी प्लान के तहत बनाया गया, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। उसके बाद आता है इसके अंदर द माउंटबेटन प्लान। ये जो द माउंटबेटन प्लान था, इसके अंदर पार्टीशन ऑफ इंडिया को प्रपोज किया गया कि भारत की पार्टीशन हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश बनना चाहिए। तो इसके अंदर ये कहा गया कि एक प्रपोजल दिया गया कि भारत की पार्टीशन होगी, और ये जो प्रपोजल था, ये जो प्लान था कि भारत की पार्टीशन होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको सभी पार्टीज ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद इसके अंदर आता है द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, ये एक्ट जो है वो माउंटबेटन प्लान के बेसिस के ऊपर जो है पास किया गया था, और इस एक्ट के तहत फाइनली भारत को 2 डोमिनियंस के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया, इंडिपेंडेंट डोमिनियंस के अंदर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। और 15 अगस्त 1947 के बाद जो है हिंदुस्तान अलग और पाकिस्तान अलग, और दोनों देशों का विभाजन हो गया। माउंटबेटन प्लान के अंदर ये प्रपोज किया गया था कि भारत की डिवीजन होगी, और इसको एक्सेप्ट कर लिया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर जो है भारत का विभाजन कर दिया गया, भारत को 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ईस्ट पाकिस्तान आएगा और वेस्ट पाकिस्तान आएगा।
ईस्ट पाकिस्तान आ गया कौन सा, बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान आ गया कौन सा, जो हमारा अभी का पाकिस्तान है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये अलग अलग एक्ट्स थे और इन अलग अलग एक्ट्स के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होके आया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से 1858 से लेके मतलब 100 साल 1858 से लेके आ गया 1947 तक, मतलब 100 साल के आसपास जो है हम इसका इवोल्यूशन ट्रेस करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उससे पहले भी हमारे पास अलग अलग एक्ट्स थे। मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, एक्ट 1935 का, वहाँ से 60% प्रोविजन जो हैं इस एक्ट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के साथ साथ हमने इसका आइडियोलॉजिकल बेसिस भी डिस्कस कर लिया है, इसके फीचर्स भी डिस्कस कर लिए हैं, और इस तरीके से हम इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक आप सबको धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।